करिए क्योंकि बहुत लोग को डिपोर्ट किया गया है, बहुत सारे ऐसे केसेस करके वीज़ा ऑन अराइवल लीजिए क्योंकि इंडियंस को अब 15 दिन पासपोर्ट नंबर का आपका जो भी पासपोर्ट नंबर हो आप उससे यहाँ पे फिल करिए। हॉस्टल जिसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता उसको आप 2-3 दिन का, और ये 10,000 थाई बात आपके 2,000 थाई बात यानी हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है यार आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो में। आज की दोस्तों ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं। उन लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपके सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल सके। जो लोग ऑलरेडी इंटरनेशनल ट्रिप कर चुके हैं और वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में सर्च कर रहे हैं उनके लिए मैंने वीडियो को चैप्टर वाइज डिवाइड कर रखा है, तो आप पर्टिकुलर चैप्टर पर जा करके उस इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं थाईलैंड का वीज़ा का, क्योंकि बहुत लोगों को मेरे थाईलैंड की वीडियोस पे सवाल आया कि कौन सा वीज़ा लें, स्टिकर वीज़ा लें या वीज़ा ऑन अराइवल लें। तो मैं अब रिकमेंड करूँगा, पहले शायद मैं रिकमेंड कर सकता था कि आप स्टिकर वीज़ा ले लें, लेकिन अभी अगर आप 1 अक्टूबर के बाद से और 31 मार्च 2023 से पहले अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्टिकर वीज़ा के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़िए। आप सीधा जा कर के वीज़ा ऑन अराइवल लीजिए क्योंकि इंडियंस को अब 15 दिन का नहीं बल्कि 30 डेज़ का वीज़ा ऑन अराइवल मिल रहा है और फीस सेम टू सेम है। जो 2,000 थाई बात फीस पहले थी वीज़ा ऑन अराइवल की, वही 2,000 थाई बात अभी भी है। अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके का आपको पासपोर्ट पर स्टिकर आपको मिल जाएगा वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। वीज़ा ऑन अराइवल दोस्तों अगर फॉर्म की बात करूँ तो आपको अभी जो स्क्रीन पे फॉर्म दिख रहा है इस तरीके का कुछ वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म होता है। ये फॉर्म आप अगर आप यहीं से डाउनलोड करके फिल करके लेके जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप वहीं पे जा कर के भर सकते हैं। अगर आप यहाँ से फिल करके लेके जाते हैं इंडिया से तो आपका केवल 10-15 मिनट जो फॉर्म भरने में आपका टाइम लगे 5-7 मिनट वो आपका बच जाएगा। तो जो आपको फॉर्म दिख रहा है यही फॉर्म आपको वहाँ पे भी मिलेगा, या फिर आप यहीं पे डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से फॉर्म को भरना है। फ़ोटो आप देख रहे हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ फ़ोटो आपको लगा कर रखनी है। डिटेल्स में दोस्तों यहाँ पे फैमिली नेम में आपका जो सरनेम आता है वो रहेगा, फर्स्ट नेम में तो आपका फर्स्ट नेम रहेगा, मिडिल नेम अगर आपका कोई है तो आप मिडिल नेम डाल सकते हैं। नेशनलिटी में मैंने इंडियंस दोस्तों लिख दिया है यहाँ पे। ये पासपोर्ट नंबर है दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है पासपोर्ट नंबर का। आपका जो भी पासपोर्ट नंबर हो आप उससे यहाँ पे फिल करिएगा। आपका पासपोर्ट कहाँ पे इशू हुआ है वो स्टेट पासपोर्ट पे लिखा होता है। जैसे मेरा उत्तर प्रदेश से हुआ है तो मैंने उत्तर प्रदेश यहाँ पे लिखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ जो आपका है दोस्तों आपको डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। एक्सपायरी डेट पासपोर्ट की लिखनी पड़ेगी। फ्लाइट नंबर, जिस फ्लाइट नंबर से जो भी फ्लाइट लेकर के आप आए हो, इंडिगो की या विएटजेट एयरलाइंस की या फिर थाई एयरवेज की, उसका फ्लाइट नंबर आपके टिकट पर लिखा होता है वो यहाँ पर लिखना है। ऑक्यूपेशन दोस्तों अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या जॉब करते हैं उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। रिटायर्ड हैं जो भी आप लिख सकते हैं। परमानेंट एड्रेस आप अपना जो परमानेंट एड्रेस है पासपोर्ट का उसको डाल दीजिएगा। और थाईलैंड में आपने जो होटल बुकिंग की होगी जिसके बारे में अभी हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपका कोई भी एड्रेस जो होगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपको कोई रेफरेंस है, कोई पहचान वाला बंदा है थाईलैंड में तो आप उसका एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज आपको इस सेक्शन को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और अगर आपके साथ कोई भी अगर बच्चे लोग घूम रहे हैं उनकी डिटेल्स आपको फिल करनी है तो इस वाले ऑप्शन में आपको फिल करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर डेट आपको फिल करना पड़ेगा, जिस डेट में आप थाईलैंड पहुँचे हैं, जिस डेट में आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, और सिग्नेचर यहाँ पे आपको काम करना है। नीचे जो है ये फॉर ऑफिसर यूज़ ओनली है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों वीज़ा फीस के लिए भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वीज़ा फीस इज़ 2,000 थाई बात, थाई करेंसी ओनली, नॉन रिफंडेबल। यानी कि करेंसी आपको जो है वो थाई बात ही लेकर के जानी है। ऐसा नहीं कि आप इंडियन करेंसी लेके जाके वहाँ पर बोलें कि आप इसको ले लें या फिर USD लेकर के जाके बोलें वहाँ पर ले लें। आपको स्पेशली थाई बात ही लेकर के जानी है। इसके बारे में मैं आपको और भी डिस्कस करूँगा। करेंसी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो मैं सो मनी जो पार्ट आएगा उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करेंसी को केयर करना है। देखिए डॉक्यूमेंट्स में तो पहले आपने वीज़ा ऑन अराइवल में देखा कि आपको फोटोग्राफ लगेगा। फोटोग्राफ 2 लेकर के जाइएगा अपना, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड के साथ 2 फोटोग्राफ लेकर रखिएगा अपने पास। और उसके बाद एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लेकर के जाना है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, अब अगर आप जाते हैं, जैसे अब अक्टूबर में आप प्लान कर रहे हैं, नवंबर में प्लान कर रहे हैं, दिसंबर में प्लान कर रहे हैं, तो अब RT-PCR की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। RT-PCR बहुत पहले ही थाईलैंड ने हटा दिया था, आपको कोई भी RT-PCR करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड नंबर पर बात करता हूँ, आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, वैसे तो अब सबके पास है, हर किसी के पास है। फर्स्ट या तो 1 डोज लगा होगा या तो 2 डोज लगा होगा। मैं तो 3 डोज लग चुका है मुझे तो अगर आपके पास सिंगल डोज का भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास डबल डोज का है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप नहीं भी लेके जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर है तो लेके जाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी रिक्वायरमेंट अब नहीं है, सारी रिक्वायरमेंट हटा दी गई है वैक्सीनेशन की। तीसरे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस दोस्तों मैं अपनी सारी वीडियो में रिकमेंड करता हूँ कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के जाइए, क्योंकि वो एक अच्छा पार्ट भी होता है
आपको नहीं पता कि क्या क्या ज़रूरत मेडिकल इशू की पड़ जाए, तो हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रख लीजिए। ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, 400-500 रुपये का आपका ट्रिप जो है पूरा कवर हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हेल्थ इंश्योरेंस को ले करके ही जाइए, कहीं कुछ इशू ना हो जाए, इस वजह से भी वो आपको बेनिफिट करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों होटल बुकिंग। होटल बुकिंग्स के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन इन्फॉर्मेशन मैंने देखा कि यूट्यूब पे है, और मेरे को जो मेरी वीडियोस देखने के बाद यूजर्स ने कमेंट करके मुझसे पूछा, उनको भी मुझे कमेंट्स पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि यार काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल रही है। तो मैं आपको होटल बुकिंग से रिलेटेड आपको बता दूँ कि अब अगर आप जाते हैं अक्टूबर में जाते हैं, या अब कभी भी अगर आप थाईलैंड जाते हैं, अगर कोई कोविड की वेव नहीं आती या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बदलता है, तो SHA++ टाइप के होटल्स बुकिंग करना कोई मैंडेटरी नहीं है गाइस। आप बिल्कुल इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिएगा। SHA++ होटल्स मैंडेटरी नहीं है। फालतू में आप वहाँ पर 10,000 रुपये दे करके होटल बुकिंग मत कर दीजिएगा। जब मैं अप्रैल में गया था तब ज़रूरी था, आप मेरी वीडियोस देखेंगे जो आप दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, इस टाइम पे ज़रूरी था, बट अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आप सिंपल booking.com पे जा करके कोई भी हॉस्टल, फ्री वाले हॉस्टल जिसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता, उसको आप 2-3 दिन का आप केवल बुक कर लीजिएगा इमिग्रेशन क्रॉस करने के लिए। और उसके बाद अगर वो बोलते भी हैं कि भाई आप 15 दिन रहोगे, 20 दिन रहोगे, तो बाकी के होटल बुकिंग कहाँ हैं, तो इसमें आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आप उन्हें ये बात बोल सकते हैं कि देखिए मैं 3 दिन 2 दिन बैंकॉक में रहने वाला हूँ, फुकेट पे रहने वाला हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे कहाँ पे रहना है, तो मेरे पास जो है अभी इतना ही है, इसके बाद मैं कर लूँगा। और अगर वो इंसिस्ट करते भी हैं इमिग्रेशन ऑफिसर कि नहीं हमें और देखना है ऐसा कुछ, तो आप उनके सामने ही उनसे इंटरनेट कनेक्शन मांग करके फिर से फ्री वाली booking.com की वेबसाइट खोल करके फ्री हॉस्टल्स बुक कर लीजिएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसा केसेस आते हैं और अगर आप इंटरनेट कनेक्शन मांगते हैं तो वो आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराएंगे और आप अपनी होटल बुकिंग्स वहीं पर कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है दोस्तों इसमें। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि इमिग्रेशन। आपने वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म फिल कर लिया है, आपने डॉक्यूमेंट सारे अपने पास देख लिए हैं, अभी एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है जो कि अब हम इमिग्रेशन पे इसको डिस्कस करेंगे। आपके पास बुकिंग्स वगैरह है 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 दिन जब से भी आपने रखा हुआ है। अब आती है बात इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन में देखिए यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जो वीज़ा ऑन अराइवल का कॉस्ट है वो 2,000 थाई बात का है या 2200 थाई बात का है। इस बारे में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहे, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दोनों ही जो अमाउंट मैंने आपको बताया ये दोनों ही वैलिड है थाईलैंड के इमिग्रेशन में। अगर आप 2,200 थाई बात देते हो तो आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। रेयरली आपसे रिटर्न फ्लाइट टिकट की डिमांड करेंगे। रिटर्न फ्लाइट टिकट ये एक ऐसा इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है जो मैंने अभी आपको बताया नहीं था, बट आपको रिटर्न फ्लाइट टिकट या ऑनवर्ड फ्लाइट टिकट ज़रूर अपने पास रखना है इमिग्रेशन क्रॉस करने के लिए या फिर इंडिया से आपको बोर्डिंग पास लेने के लिए। अगर आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट या ऑनवर्ड फ्लाइट टिकट नहीं होगी तो आपको जो है वो यहीं से इंडिया से ही बोर्डिंग पास नहीं देंगे, या इनकेस अगर आप यहाँ से लेकर के चले भी जाते हैं तो थाईलैंड में आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान आप लोग ज़रूर रखिएगा दोस्तों। तो जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप 2,200 थाई बात यानी कि 2,200 थाई बात अगर आप देते हैं तो आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एक तरीके से 200 थाई बात का जो है ना करप्शन है थाईलैंड के इमिग्रेशन का, एक तरीके से ब्राइब आप दे रहे होते हैं 200 थाई बात का, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 450 रुपये का राउंड होता है। लेकिन अगर दोस्तों अगर आप पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस में हो, आप ऑलरेडी इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुके हो, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी आपको बताया वो सारी चीज़ें आपके पास हैं, तो आप अपना 450 रुपये बचा करके, और अगर आपके पास टाइम भी है घंटा 2 घंटा अगर आप वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप अपना 400-450 रुपये बचा करके नॉर्मल 2,000 थाई बात वाले लाइन पे लग करके सिंपल विदाउट कोई ब्राइब दिए हुए अपना इमिग्रेशन क्रॉस कर सकते हैं। वो थोड़ा सवाल जवाब करेंगे, आपसे होटल बुकिंग्स वगैरह पूछेंगे, रिटर्न फ्लाइट वगैरह पूछेंगे। आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बिल्कुल भी उनसे अपने जो भी वो सवाल पूछते हैं आप उनसे सारे जवाब दीजिएगा बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए, क्योंकि वो ये बात ही बहुत नोटिस करते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर वाले कि आप उन्हें फेस कैसे कर रहे हैं। कई बार ऐसा लोग होते हैं जो पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं वो घबराने लग जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता क्या होता है, या उन लोगों के साथ ऐसा होता है जिन्हें इंग्लिश थोड़ी कम आती है, तो ऐसा देख के भी इमिग्रेशन ऑफिसर वाले क्या करते हैं कि आपको डिपोर्ट कर देते हैं। उन्हें थोड़ा डाउट हो जाता है तो वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अगर आप डिपोर्ट होने से बच रहे हैं या थोड़ा सा आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है या लाइन लगने में आप नहीं ज़्यादा देर खड़े हो सकते हैं, थोड़ा आप ओल्ड एज के लोग हैं या ज़्यादा देर कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप सिंपल 200 रुपये का 200 थाई बात का यानी कि 400-450 रुपये का ब्राइब दे करके आप सीधा लाइन को क्रॉस करके सिंपल अपना वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। अब बात दोस्तों करते हैं सो मनी की, मतलब आपको अपने पास पैसा कितना रखना है। रिटर्न फ्लाइट टिकट या ऑनवर्ड फ्लाइट टिकट के बाद ये दूसरी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है अगर आप डिपोर्ट नहीं होने चाहते हो थाईलैंड से। तो
आपको थाईलैंड के लिए एटलीस्ट 10,000 थाई बात आपके पास होना चाहिए। थाई बात अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, और ये 10,000 थाई बात आपके 2,000 थाई बात यानी कि वीज़ा ऑन अराइवल का फ़ीस के अलावा होना चाहिए, यानी कि टोटल आपके पास 12,000 से 13,000 थाई बात के अंदर अमाउंट होना चाहिए अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर आप फैमिली में या ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कम एटलीस्ट 20,000 थाई बात होना चाहिए वीज़ा ऑन अराइवल फ़ीस देने के बाद, ठीक है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि थाई बात हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे पास कई लोगों के वैसे मैसेज आए हैं जिन्होंने ये बात बोला है कि वो यूएसडी लेकर के, यानी कि हज़ार यूएसडी लेकर के गए। 1000 यूएसडी यानी कि आज के टाइम पर लगभग 82 हज़ार रुपये होता है। इतना पैसा लेकर के वो गए हैं, लेकिन उन्हें वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया थाईलैंड से, क्योंकि उनके पास थाई बात नहीं था, यूएसडी था। तो इसीलिए अगर आप यहीं इंडिया से ही करेंसी एक्सचेंज करवा के 10,000 थाई बात लेके जा सकते हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छी बात है। आप बिल्कुल भी, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी इमिग्रेशन पे। अदरवाइज़ आप यूएसडी रख सकते हैं थोड़ा सा रिस्क लेकर के। जब मैं गया था तो मैं केवल 2,000 थाई बात लेकर के गया था। मैंने तो रिस्क, मैं एज अ ट्रैवलर गया था तो मैं रिस्क लेकर के गया था कि कोई बात नहीं, जो भी होगा देख लूँगा मैं। तो 2,000 थाई बात लेकर के गया था, मेरा उसी से काम चल गया, मुझे किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं पूछा। बट आप लोग ऐसा मत करिए, क्योंकि बहुत लोग को डिपोर्ट किया गया है, बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने में आए हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा टिप्स के बारे में कि आप थाईलैंड पहुंच चुके हैं, इमिग्रेशन क्लियर हो गया, सारे काम हो चुके हैं, अब क्या आपको करना है। अब सबसे पहला जो जरूरी चीज़ होता है वो सिम कार्ड लेना। तो थाईलैंड में दोस्तों सबसे अच्छा सिम कार्ड है वो AIS का सिम कार्ड है। स्क्रीन पे आप जो देख पा रहे हैं यही AIS का सिम कार्ड है। इसका कवरेज हर एक जगह पे होता है। मेरी जो थाईलैंड की सीरीज़ है वो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने नॉर्दर्न थाईलैंड में घूमा, जहाँ पे बहुत ही कम लोग जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग बीचेस वगैरह थाईलैंड में घूमने जाते हैं या नाइट लाइफ वगैरह। बट मैंने थोड़ा सा अलग करने की कोशिश किया था, तो मैं नॉर्दर्न थाईलैंड में घूमा था। बहुत पहाड़ वाले इलाके थे, बहुत ही रिमोट प्लेसेस था, लेकिन हर जगह AIS का नेटवर्क आ रहा था और बहुत अच्छा इसका प्लान भी था। लोकल ट्रांसपोर्ट की दोस्तों बात करूं तो आप इंटर स्टेट जो होता है, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अगर आप करें तो मेट्रो का आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर टैक्सी के लिए ग्रैब ऐप का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सस्ता रेट रहता है उनका, ज़्यादा महंगा नहीं रहता है। ओला उबर वहाँ पे चलता नहीं है, तो ग्रैब ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा आप, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। या फिर लोकल बस अवेलेबल है, जो बजट ट्रैवलर है मेरी तरह, वो लोकल बस या मेट्रो का भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेट ट्रांसपोर्ट की दोस्तों बात करूं तो फ़्लाइट काफ़ी सस्ती है थाईलैंड के। अगर इंटर स्टेट आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो अगर आप थोड़ा सा एडवांस में बुक करते हैं तो फ़्लाइट आपको काफ़ी सस्ती मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप वहाँ के जो नाइट बसेस होते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी नाइट बसेस होती हैं, जैसे इंडिया में अपनी वोल्वो वगैरह होती है, काफ़ी अच्छी नाइट बसेस होती हैं, वैसे वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी नाइट बसेस सर्विस चलती हैं। अब बात करता हूँ दोस्तों, कभी कभार फूड ऐसा होता है कि आप रात को कहीं घूम रहे हैं, नाइट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, फिर आप लौट रहे हैं अपने हॉस्टल या होटल में, तो फूड कई बार ऐसा होता है। वैसे तो रेस्टोरेंट मोस्ट ऑफ द टाइम खुले रहते हैं, बट अगर नहीं भी खुले रहें तो एक स्टोर वहाँ पे होता है, जैसे अपने इंडिया में 24/7 होता है, वैसे ही थाईलैंड में, कंबोडिया में, वियतनाम में 7-Eleven होता है, वो 24 घंटे ओपन होता है। तो अगर आपको कुछ ऐसी फास्ट फूड वगैरह खाना हो, मैगी वगैरह, चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो आप 7-Eleven में जा करके खा सकते हैं। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन एक पूरा थाईलैंड का, जो मैंने कोशिश की कि आपको बता सकूं, और यही सारे बात आपको अपने ध्यान में रखने हैं। इन सारे बात को अगर अपने ध्यान में रख करके और सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया अगर वो ले करके जाएंगे तो कोई भी आपको डिपोर्ट नहीं कर सकता। इसकी गारंटी मैं लिख के दे सकता हूँ आप लोगों को। दोस्तों आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। मैं तो बहुत रिस्क लेकर के गया था, लेकिन मैं तभी भी डिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप इन सारे चीज़ को लेकर के जाइएगा और आप बिल्कुल भी डिपोर्ट नहीं होंगे। आप चाहे सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे फैमिली में ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप पहली बार ट्रैवल क्यों ना कर रहे हो। वीडियो दोस्तों आप लोगों को अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करिएगा। और मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इन्फॉर्मेशन या किसी नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, ट्रैवल करते रहिए। बाय बाय गाइस।